तो F.W. टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमको दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट के उनको फादर भी कहा जाता है। तो F.W. टेलर ने कुछ हमको टेक्निक्स भी बताई हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट करने की। उनके हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ये टेक्निक्स हमको बताई हैं कि इसके हिसाब से हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहली टेक्निक जिस पे वो एम्फेसिस देते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है? वो उनका कहना है कि जो भी वर्कर्स हैं फैक्ट्री के, जो कि मतलब प्रोडक्शन का काम करते हैं, उन वर्कर्स को प्लानिंग से फ्री रखना चाहिए। उनको जो है प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी टास्क नहीं देना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कहें तो प्लानिंग और प्रोडक्शन जो है उसको अलग अलग कर देना चाहिए। उनका मतलब है कि एक ही आदमी को दोनों काम नहीं देना चाहिए, या एक ही मैनेजर को दोनों टास्क नहीं देने चाहिए। एक प्लानिंग करे और एक जो है उसको एग्जीक्यूट करवाए, दोनों अलग अलग आदमी होने चाहिए उनके हिसाब से। तो इनका कहना था कि जो प्लानिंग करते हैं वो सिर्फ प्लानिंग करें कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, उसको बांट दें अलग अलग लोगों में, और जो लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं फैक्ट्री में काम कैसे हो रहा है, वो सिर्फ उसी को देखें। तो इनका कहना था कि फैक्ट्री मैनेजर के वर्क को दो पार्ट में बांट दिया जाए। पहला होना चाहिए प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा होना चाहिए प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 इन्होंने डिवीजन बना दिए: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी इन्होंने 4 डिविजन्स किए: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये सारे लोग मिल करके फिर क्या है, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दें और वर्कर्स से काम कराएं। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप का मेन जो ऑब्जेक्टिव था या मेन उसका जो फोकस था वो इस पे था कि प्लानिंग को हम लोग एक्चुअल जो जहाँ पे टास्क हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअली में प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से प्लानिंग को हटा दिया जाए, सेपरेट प्लानिंग फ्रॉम द अदर टास्क ऑफ मैनेजमेंट विच इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से प्लानिंग को हम लोग सेपरेट रखें, अलग कर दें। तो ये था इनका फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद वो कहते हैं कि हमें करना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है और सिंप्लीफिकेशन क्या है? तो स्टैंडर्डाइजेशन में वो क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड्स पहले तो फिक्स कर दें हम लोग, मटेरियल्स के क्वालिटी, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके मतलब फाइनल गुड्स का जो है उसकी क्वालिटी, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड्स हम लोग फिक्स कर दें। साथ ही साथ जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उन वर्कर्स की भी एक क्वालिटी का लेवल बना दें और उसको भी स्टैंडर्ड को फिक्स कर दें कि इस स्टैंडर्ड के हमारे वर्कर्स होने चाहिए। वर्कर्स के साथ साथ मशीन, जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं उन मशीन्स का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस लेवल तक की मशीन को हम यूज़ करेंगे, उसके नीचे स्टैंडर्ड की मशीन को हम यूज़ नहीं करेंगे, उसके ऊपर के ही स्टैंडर्ड्स की मशीन को हम लोग यूज़ करेंगे। 2 तो पॉइंट इन्होंने दिए स्टैंडर्डाइजेशन में जो स्टैंडर्ड फिक्स करते थे, रॉ मटेरियल के, फिनिश गुड्स के, जो एम्प्लॉयज़ थे उनके, और जो मशीनरी यूज़ हो रही थी प्रोडक्शन में, इन चारों चीज़ों का स्टैंडर्ड फिक्स करने को उन्होंने कहा। दूसरा उनका कहना था कि रिड्यूस कर दिया जाए उन वैरायटीज़ को, उन चीज़ों को जिसका कि ज़्यादा डिमांड नहीं है, और उसके बदले में उससे ज़्यादा इम्प्रूव या अपग्रेडेड वैरायटी को निकाला जाए। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी या कुछ हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, उतना डिमांड में नहीं है, या कोई ऐसा कपड़ा है जो कि अब फैशन में नहीं है, तो उसको चेंज करके कुछ नई वैरायटी को लाएं, और जो एग्जिस्टिंग है उसमें से कुछ चीज़ों को कम करके, यानी कि उसमें भी हम एक स्टैंडर्ड अपना फिक्स कर लें कि हमको इस लेवल का प्रोडक्शन करना है इन चीज़ों का, और इन चीज़ों का नहीं करना है। और एक पॉइंट था जिसमें वो कह रहे थे कि इंटरचेंजेबिलिटी हम ला सकें मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रही है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में इंटरचेंजेबिलिटी अगर ला सके तो वो स्टैब्लिश करने को भी इन्होंने कहा। तो स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिकली F.W. टेलर का कहना था कि हम डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर दें, अपने एक मिनिमम लेवल को सेट कर दें कि हम
इस तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, इस तरह की चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इस तरह के मटेरियल्स और मशीन्स और बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे और इस तरह के नहीं करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड को फिक्स करने को कहा उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में। फिर उसी के साथ वो कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है? वो स्टैंडर्डाइजेशन का ही एक पार्ट है। जो वैरायटी, जो साइजेस, जो शेप्स, जो कलर्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांड में नहीं है उनको हटा दो लाइन ऑफ प्रोडक्शन में से, तो क्या होगा? वर्कलोड कम हो जाएगा। और जो ज़्यादा डिमांड में है, जिनका ज़्यादा यूज़ होता है, जिनको ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्शन जिनका हो, जिस क्वालिटी का, जिस कलर का, जिस शेप का, उन चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो अब जो वैरायटी उतना यूज़फुल नहीं थी उसको हटाने से क्या हुआ? वर्कलोड कम हो गया। तो लोग अब क्या कर सकते हैं? जो वैरायटी ज़्यादा यूज़ में थी उसको उस पर फोकस कर सकते हैं और अब उसके प्रोडक्शन पे वो लोग ज़्यादा पहले से बेहतर ध्यान दे सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में वो कहते हैं कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जिनका की यूज़ कम है, जिनको भी कम पसंद किया जाता है, जिनका डिमांड बहुत कम है, उसको हटा दो और जिनका डिमांड ज़्यादा है उन चीज़ों का प्रोडक्शन करो, उस कलर, उस शेप, उस साइज, उस वैरायटी में उसका प्रोडक्शन करो। तो सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इसीलिए साथ साथ चलते हैं। तो सेकेंड टेक्निक था उनका स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड उनका टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में वो कहते हैं कि आप 2-3 तरह के मेथड्स को ट्राई करिए प्रोडक्शन के और देखिए कि उनमें से कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है। बेस्ट यानी कि जिसमें सबसे कम टाइम लगे, जिसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट लगे और जिसमें प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेस्ट निकल के आए। तो आप डिफरेंट मेथड्स को ले लीजिए मैनेजमेंट के लिए और उन मेथड्स में से सारे मेथड्स को एक बार ट्राई करिए और जो आपको बेस्ट मेथड लगे उस मेथड को आप चुनिए। यानी कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड जो है वो कहते थे कि हमें करना चाहिए मेथड स्टडी में। उसके बाद फिर मोशन स्टडी, ये बहुत ही यूनिक टाइप की स्टडी उन्होंने की थी। मोशन स्टडी क्या कहता था कि एक आदमी को किसी काम, पहले चूंकि मशीनों का इस्तेमाल कम होता था तो आदमी हाथ से ज़्यादा काम करते थे, तो उनका कहना था कि मोशन स्टडी भी करना चाहिए कि अगर आदमी कोई मोशन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, इस पेन को हमको ये अलग अलग पार्ट में है और इसको हमें इंस्टॉल करना है। मतलब इसकी हम कह सकते हैं कि सपोज अगर रिफिल अलग है हमारे पास, बॉडी अलग है और बाकी चीज़ें इसकी अलग हैं, तो हम क्या करें कि जिससे हमारा ये पेन हमारे पास इस तरह से है, इस तरह से इसका प्रोडक्शन हुआ है। अब हम कैसे करें कि हमारा सबसे कम टाइम में ये पेन इंस्टॉल हो जाए। इसको इस तरह से इसमें अंदर करके फिर इसको ऊपर से लगाएं, कैसे करें। मतलब कहना था उनका कि किसी वर्कर का हाथ का मूवमेंट आप देखिए कि वो किस तरह से मूव कर रहा है और जल्दी वो काम को फिनिश कर पा रहा है। तो जिस मेथड से या जिस वर्कर के तरीके से ये पेन सबसे जल्दी और सबसे सही तरीके से इंस्टॉल हो जाए, या कोई भी चीज़ जो इस तरह के प्रोडक्शन में लगती है, कोई अगर सपोज शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है तो शूज़ मैन्युफैक्चर करने में उसके कितने बार हाथ किस तरह से चल रहे हैं, उसका मोशन हाथ का किस तरह का हो रहा है, उसको आप स्टडी करिए। और जो मोशन आपको लगे कि जो सबसे शॉर्टेस्ट है, जो सबसे कम टाइम में सबसे आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना के दे रहा है, उस मोशन को आप अडॉप्ट कर लीजिए और उस मोशन को आप अपने मैनेजमेंट को या बोल दीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ को बोलिए, अपने वर्कर्स को बोलिए कि सब लोग इसी मोशन से काम करेंगे। तो उस मोशन में करने से क्या होता है, जब हम ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे 1-2 प्रोडक्ट में तो शायद ना पता लगे, लेकिन जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है तो उन मोशंस का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो साबित होते थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में या टाइम को बचाने में। तो उन्होंने कहा कि मोशन स्टडी हमको करना चाहिए। फिर नेक्स्ट टेक्निक जो उन्होंने कहा वो था फटीग स्टडी। फटीग क्या होता है? फटीग होता है मतलब कि थकान। अगर वर्कर्स के जो है काम करने का टाइमिंग 8 घंटे का है तो उनका कहना था कि 8 घंटे लगातार कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता है। वो मतलब आदमी है, मशीन नहीं है कि वो लगातार काम करता रहेगा। अगर हम उसको फटीग यानी ब्रेक दें, बीच में कुछ टाइम के लिए रेस्ट हम उसको दें,
अब उस रेस्ट पीरियड में वो खाना खाए या जो भी करे, रेस्ट करे, वो उसके ऊपर है। और अगर उस रेस्ट करने से उसके बचे हुए टाइम की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, तो हमको उसको प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर बीच में ब्रेक का टाइम देना चाहिए। जो भी किसी वर्कर के वर्क करने का टाइम है उसमें उसको प्रॉपर ब्रेक या रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए, जिससे कि जो बाद का टाइम है उसका ये ब्रेक के बाद का जो टाइम है उसमें उसकी एफिशिएंसी पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसको बोलते हैं फटीग स्टडी। फटीग स्टडी करने से क्या हुआ कि अगर कोई वर्कर लगातार काम कर रहा है थ्रू आउट अपने टाइम में, मान लो 8 घंटे लगातार, तो उसकी एफिशिएंसी कुछ कम निकल के आई कंपेयर टू वर्कर जिसको कि हमने बीच में आधे घंटे का ब्रेक दे दिया था। उसकी एफिशिएंसी या उसका जो प्रोडक्टिविटी थी वो ज़्यादा निकल के आई। तो उनका यही कहना था कि हम स्टडी करें कि कब हमको कितना ब्रेक देना है वर्कर्स को, और उनके अकॉर्डिंग, उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक्स दे, और उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने में जो ब्रेक्स हेल्प करें वैसे टाइप के ब्रेक्स उनको मिलने चाहिए बीच में। फिर था उनका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी यही कहता था कि किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को करने का टाइम को आप फिक्स कर दो, डिफाइन कर दो या स्टैंडर्डाइज कर दो कि ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जो इतना लगना चाहिए इस टास्क को करने के लिए। उसको फिक्स करके फिर सारे वर्कर्स को बोलो कि आप लोग सभी लोग इस टाइम को अचीव करने में कोशिश करो। आप लोग कोशिश करो कि जो वर्क आपको दिया गया है उसको आप इस लिमिटेड टाइम में पूरा कर सको। तो स्टैंडर्ड टाइम एक टास्क को करने में कितना लगना चाहिए उसको स्टडी करो, उसको टाइम को नोट करो कि इतना टाइम लग रहा है इस पर्टिकुलर टास्क को करने में, और उस टाइम को फिर अपने वर्कर्स को बोलो कि वो उसी टाइम में उस काम को करके दें। तो उससे क्या होगा, टाइम बचना मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम बचा लेना मतलब क्या है, कॉस्ट अपनी बचा लेना। सीधे सीधे कॉस्ट जहाँ पे बच गई उसका प्रॉफिट क्या है, बढ़ जाएगा। तो एक साइंटिफिक टेक्निक उन्होंने बताई थी, वो थी टाइम स्टडी की, कि टाइम पढ़िए, टाइम की स्टडी करिए और टाइम कितना लग रहा है उसको एक डिफाइन कर लीजिए कि इतना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, और उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है सभी को टास्क असाइन कर दीजिए। और लास्ट उन्होंने एक और बताया था कि क्या होना चाहिए वर्कर्स के साथ, वो था डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, वेज सिस्टम मतलब जो उनको हम लोग सैलरी या वेजेस देते हैं उसको अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग मतलब बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी, बेस्ड ऑन उनके जो वो काम करते हैं, जितने नंबर ऑफ आवर्स वो काम करते हैं। सपोज अगर कोई 8 घंटे की जॉब के बाद कोई ओवर टाइम भी कर रहा है तो उसको ऑब्वियस है कि उसको ज़्यादा वेज मिलना चाहिए, तभी तो वो करेगा। नहीं तो बाकी सब लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं तो दूसरा कोई 10 घंटे या 11 घंटे क्यों काम करेगा। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है या उसकी प्रोडक्टिविटी दूसरों से ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाले को हम ज़्यादा वेजेस दें और कम प्रोडक्टिविटी वाले को कम दें। मतलब सबके वेज जो होने चाहिए वो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस होना चाहिए, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वेजेस डिफाइन होना चाहिए। तो ऑब्वियस है ह्यूमन बींग्स हैं तो सबकी क्या होगी, परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। तो सबकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी तो उनका वेज सिस्टम कैसा हो जाएगा, डिफरेंशियल वेज सिस्टम हो जाएगा। तो टेलर का कहना था कि सभी एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस करने का मौका दो पहले, और फिर जैसा वो परफॉर्म करे, जितना वो प्रोडक्शन करे, उस प्रोडक्शन के प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको जो है डिफरेंट वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको वेजेस दिया जाए। तो ये था डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। तो ये सारे थे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें कोई दिक्कत समझ में आया ये? आदिश कोई दिक्कत?